अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉक। शॉक को समझने के लिए आपको एक बहुत ही अहम कंसेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। आप जानते हैं कि खून जो होता है ये हमारे जिस्म में एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की। ये डिफरेंट सेल्स की तरफ जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके जाता है। और जो डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ से वो क्या करता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको और कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के उसकी जो प्रॉपर प्लेस है कि जहाँ पे उसने जिस्म से एक्सक्रीट होना होता है वहाँ तक लेके जाता है। ये तो आपको पता है कि खून का काम है। अगर किसी भी वजह से खून का जो बहाव है उसमें ब्लॉकेज आ जाए या वो रुक जाए तो क्या होता है कि जो खून का काम है वो स्टॉप हो जाता है। और खून का काम आपको मैंने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई होता है। जब ये चीज़ें जिस्म के सेल तक नहीं पहुंचती तो सेल्स मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इस्कीमिया। तो इस्कीमिया क्या हुआ? इस्कीमिया सेल्स की डेथ है। क्यों डेथ है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के ना मिलने की वजह से, जो कि ब्लड ने प्रोवाइड करना था। और अगर हम क्या करते हैं कि किसी जगह पे अगर हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाए तो सेल्स की डेथ हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इस्कीमिया। अच्छा, अब शॉक क्या होता है? शॉक इस्कीमिया की तरह का ही होता है लेकिन एक पूरे के पूरे ब्रॉडर लेवल पे होता है कि सारे का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही फेल हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम एज अ होल फेल हो जाए। कैसे? कि ब्लड की सप्लाई जो है वो जिस्म के अक्सर हिस्सों को ना पहुंच सके। दिल जो है इस काबिल ना रहे कि वो पूरे जिस्म को खून प्रोवाइड कर सके। या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जो ब्लड वेसल्स में इशू हो जाए, कोई डायलेशन हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉक। तो शॉक को मैंने जैसे कि बताया कि इस्कीमिया की तरह का है। जब पूरे जिस्म को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही तो जो सारे प्रोसेसेस हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के वो फेल हो जाते हैं और इसको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है कि अगर हमने शॉक को बहुत जल्दी ठीक नहीं किया तो जानवर की या इंसान की डेथ हो सकती है। तो शॉक क्या हुआ कि एक कंप्लीटली जो है सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए जिसकी वजह से जिस्म का जो काम है, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाए। इसको हम बोलेंगे शॉक। अच्छा जी, ये जो शॉक है बेसिकली इसको अब चलते हैं डिटेल की तरफ। तो डिटेल में क्या है आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है ये बुनियादी तौर पे वो प्रेशर है कि जिसके साथ जो दिल है वो खून को अपने जिस्म के सारे हिस्सों की तरफ भेजता है। आपको पता है कि अगर दिल ने जिस्म को जो खून है उसको अगर जिस्म के दूर दराज किसी हिस्से में भेजना है तो दिल को एक पावर के साथ ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर जो है वो खून जाता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाए तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं ब्लड प्रेशर। इसे कौन कौन से हैं? एक जो कि रेजिस्टेंस टू फ्लो है। रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या? कि खून का हमारे ब्लड के अंदर, जो ब्लड की नालियों के अंदर जो एक उसको मुज़ाहमत पेश आती है उसकी वजह से जो है ना एक प्रेशर लगाना पड़ता है दिल को। एक तो चीज़ वो हो गई। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है? कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियक आउटपुट से मुराद ये है कि दिल की अंदर से कितना जो खून है वो बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स की तरफ जाता है। यानी कि दो चीज़ें अपने जहन में रखिए कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ की वजह से बनता है। ब्लड प्रेशर दो चीज़ों की वजह से बनता है। एक, जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे जो है खून जो है वो दिल से निकलता कितना ज़्यादा है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो चाहिए होता है खून की जो एक रवानगी है उसके लिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, तो जिस्म के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो खून को जिस्म के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचा सके। समझ आई? इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ज़रूरी होता है। एक जो दिल के अंदर जो दिल जो एक प्रेशर
लगाता है खून के ऊपर, वो ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, एक प्रॉपर जो ब्लड है उसकी सप्लाई के लिए, जो कि जिस्म के डिफरेंट हिस्सों तक जाता है। अच्छा, अब ये जो अब आ जाते हैं उसके जो दो कंपोनेंट मैंने बताया कि रेजिस्टेंस, और दूसरे नंबर पे दिल से कितना खून बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है लेंथ पे, कि ब्लड वेसल की लेंथ कितनी ज़्यादा है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे कि अगर दिल ने खून को टांगों तक पहुंचाना है या पाँव तक पहुंचाना है तो ये ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी ब्लड वेसल्स में, इसलिए दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर दिल ने किसी साथ वाले हिस्से को, जैसे शोल्डर को अगर ब्लड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए प्रेशर कम लगेगा। अच्छा, दूसरा आ जाता है ब्लड वेसल का साइज़। अगर ब्लड वेसल का साइज़ जो है वो ज़्यादा चौड़ा होगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा। जितना चौड़ाई होगी उतनी उसको मुज़ाहमत कम होगी, और उस चौड़ाई की वजह से जो है ना ब्लड आसानी से मूव होगा। और जितनी जो है ब्लड वेसल थिन होगी या पतली होगी उतना ज़्यादा प्रेशर दिल को लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं अगला जो फैक्टर है वो आ जाता है जी इसका खून की थिकनेस। अगर खून थिक हो तो दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, और अगर खून जो है वो पतला हो तो जो ब्लड है उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, और ब्लड की जो ट्रांसफ़र है वो ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि जो डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को। और उनमें से एक चीज़ मैंने जो पहले वाला पॉइंट है वो डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। दूसरे नंबर पे है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि दिल कितना खून जो है वो जिस्म से बाहर निकालता है, कितना खून जो है वो पंप करता है। जितना खून दिल के अंदर ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा दिल पंप कर सकेगा। अगर खून किसी वजह से ब्लॉक हो जाए बाहर के हिस्सों में और वो दिल की तरफ नहीं आ पा रहा, तो दिल में अगर खून की कमी हो जाए कि खून जो वापस दिल की तरफ जा रहा है वो कम हो, तो जो फ्लो होता है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो आउटफ्लो होगा या ब्लड का दिल से बाहर निकलना जो है वो कम हो जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो आउटफ्लो है खून का वो होता है कि कितना खून एक मिनट में जिस्म से बाहर गया है, एक मिनट में कितना खून जो है वो पंप हुआ। अब इसके ऊपर भी दो चीज़ें हैं, एक कि कितने वॉल्यूम में खून बाहर गया है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है कि दिल कितनी बार धड़का है। जितनी बार दिल धड़केगा उतना ज़्यादा खून बाहर की तरफ जाएगा, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम उसके दिल के अंदर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बाहर आएगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करती हैं ब्लड प्रेशर को। अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं शॉक की तरफ। शॉक क्या है? शॉक कहते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी वजह से दिल का अगर फंक्शन अफेक्ट होता है और दिल प्रॉपरली खून प्रोवाइड नहीं कर सकता पूरी बॉडी को, तो उसको हम शॉक कहते हैं। इसकी बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरे नंबर पे आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक, और तीसरे नंबर पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के वॉल्यूम, हाइपो मीन्स कम और वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ऐसा शॉक जिसमें ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाता है। वो कैसे कैसे होता है हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक, ऐसा शॉक कि जिसमें दिल इन्वॉल्व होता है और दिल की किसी वजह से जो है वो खून जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता पूरे जिस्म को, तो उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, कि किसी भी किस्म का प्रोसेस कि जो ब्लड के बहाव के दौरान ब्लड वेसल्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं प्रॉपरली वो ना जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक मैंने आपको बताया कि इस तरह का शॉक होता है कि जिसमें खून का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, खून की टोटल जो मिकदार है वो कम हो जाती है। अब आगे इसको 2 अक़साम में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं हेमोरेजिक शॉक और दूसरे को कहते हैं नॉन हेमोरेजिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक से मुराद होती है कि ब्लड वेसल्स में कोई कट लग गया हो और खून जिस्म से बाहर निकल जाए, कट लग जाए और खून जो है वो ज़ाया हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, हेमोरेजिक शॉक। नॉन हेमोरेजिक शॉक क्या होता है कि ऐसा शॉक जिसमें जिस्म को कोई कट नहीं लगता लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है। ये कैसे होता है? ये बुनियादी तौर पे 2 रीज़न्स होती हैं।
एक कि पानी का आप इनटेक कम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी सहरा में हों और सहरा में होने की वजह से आपको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन क्या है कि जब गर्मी की वजह से आपके जिस्म से पसीना आ के क्या होगा कि आपके जिस्म में से पानी की कमी हो गई, और वो पानी की कमी जो है आपके खून में कमी की बायस बनेगी, और इस केस में इस वजह से जो शॉक बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरी कंडीशन होती है डायरिया, जैसे कि डायरिया में बहुत ज़्यादा ब्लडी मतलब कि फ्लडी टाइप डायरिया अगर आता है तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रॉपरली और वो जिस्म से निकल जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि खून में पानी की कमी हो जाती है, खून थिक हो जाता है लेकिन कम हो जाता है, उसकी टोटल मिकदार कम हो जाती है, तो उस वजह से भी जो शॉक आता है उसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि डायरिया और हैज़ा के केस में जो डेथ होती है वो हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो मैंने आपको बताया कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक ऐसे है कि जिसमें दिल का मसला हो, जैसे कि एक बीमारी आप अक्सर सुनी होगी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं। अब होता क्या है कि जो दिल के ब्लड वेसल्स होती हैं कि जिसने दिल के मसल्स को खून प्रोवाइड करना होता है उसमें ब्लॉकेज हुआ, उस ब्लॉकेज की वजह से जो दिल के सेल्स हैं वो मर गए, और दिल के सेल्स मरने की वजह से क्या होता है कि दिल खून को पंप करने से आरी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग दिल का यही है ना कि खून प्रोवाइड करना। जब वो उसका जो है वो नॉर्मल दबाव या क्या उसको आप कह लें कि नॉर्मल जो उसका प्रेशर है वो कम होता है, तो क्या होगा कि खून पूरे जिस्म को नहीं प्रोवाइड किया जा सकेगा और उसके नतीजे में डेथ हो जाएगी, और इसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। दूसरी इसकी वजह ऐसे हो सकती है कि आप उसको कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जैसे आप कह लें कि दिल के बाहर एक थैली होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा, पेरिकार्डियल सैक या कार्डियल सैक जो भी आप उसको कह लें। अच्छा, वो क्या होती है कि उसमें फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको बोलते हैं। अच्छा, किसी भी वजह से अगर फ्लूइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी रीज़न बने कि जिसकी वजह से जो है हार्ट जिसने प्रॉपरली ओपन होना है या क्लोज़ होना है उसको ओपन होने की जगह ना मिले, वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो जो प्रॉपर है वो ब्लड दिल के अंदर नहीं जा सकेगा, और ना ही जो है वो अगर ब्लड का इनफ्लो कम है तो आउटफ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो खून है वो पूरे जिस्म को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मैंने आपको दो रीज़न्स बता दी, एक मैंने आपको हाइपोवोलेमिक शॉक बता दिया, दूसरे नंबर पर कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में मैंने आपको दो चीज़ें बनाई, डायरिया, और दूसरे नंबर पे क्या बताया आपको जो है हाई टेम्परेचर में अगर आप हों तो वो हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कार्डियोजेनिक शॉक की दो वजह बताई, एक कि अगर हार्ट अटैक हो जाए दिल के सेल्स मर जाएं, दूसरे नंबर पे दिल के चारों तरफ कोई ऐसी झिल्ली या कोई ऐसी सख्त चीज़ बन जाए जो दिल को ओपन ना होने दे या दिल को लूज़ ना होने दे और ब्लड को इनटेक को और इनफ्लो को जो है वो स्टॉप करे, तो उस वजह से जो शॉक होगा उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। तीसरे शॉक की किस्म है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की दो रीजंस होती हैं, या तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डाइल्यूट हो जाएं, खुल जाएं, डायलेट हो जाएं, फूल जाएं। जब ब्लड वेसल्स फूल जाएंगी तो खून जो है वो दिल की तरफ नहीं जाएगा, उसी जगह पे पूल कर जाएगा, और पूल होने की वजह से क्या होगा कि खून की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और उस नतीजे में भी डेथ हो जाएगी। दूसरी जो रीज़न है इसमें आपको मैंने बताई कि ब्लड वेसल्स लीक कर जाएं, ब्लड वेसल्स आपस में ओपन कर जाएं, लीक हो जाएं, और उस लीकीनेस की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड बाहर निकल जाए। फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि टोटल ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि शॉक हो जाएगा। जो मैंने ब्लड वेसल्स की डायलेशन बताई उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक, कि अगर कोई चोट इस तरह की लग जाए ब्लड वेसल्स के ऊपर, दिमाग के ऊपर या किसी भी ऐसी नर्व एंडिंग्स के ऊपर कि वो उस एरिया के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाए, तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी और जो ब्लड होगा वो पूल कर जाएगा और उसके नतीजे में भी डेथ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपने बताया कि लीकीनेस जो है वो बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ेगी कि जब कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी जानवर के ऊपर या किसी इंसान के जिस्म में या उसके ब्लड में जो है वो होता है, तो वो इस तरह के केमिकल रिलीज़ करता है कि जिसके नतीजे में ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपस में वो जुड़े होते हैं ब्लड सेल्स, उनके दरमियान जो है स्पेस बढ़ जाती है, और उस स्पेस की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है और ब्लड के जो फ्लूइड हैं वो खून से निकल के टिश्यूज़ में आ जाते हैं,
और उसके नतीजे में भी क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है और नॉर्मल जो साइकिल है वो ब्लड की ट्रांसफ़र होने का वो स्टॉप हो जाता है, और इसको भी हम शॉक बोलते हैं। तो हमने 3 वजह पढ़ी शॉक की। पहले नंबर पे पढ़ा हमने हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कार्डियोजेनिक जो दिल की वजह से होता है शॉक, और तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कि जो किसी भी वजह से जो है ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप करे, उस वजह से जो शॉक होता है। अच्छा, ये हो गया शॉक। अब इसकी जो है अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात में जो है एबनॉर्मल बिहेवियर, नर्वस साइंस, जितने भी नर्वस साइंस हैं, जिस तरह स्टैगरिंग आ गई, कन्वल्जन्स आ गए, चकराना, सर का चकराना, नॉर्मल पोस्चर से हट जाना, और इस तरह की चीज़ें जो है जितने भी नर्वस साइंस हैं वो सारे के सारे उसमें आएंगे। और ज़्यादा अगर सीवियर केसेस होंगे तो वो जो इंसान या जानवर होगा वो सेंसलेस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और फाइनल स्टेजेस में डेथ हो जाती है। तो इसमें जो डायग्नोसिस होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री होगा, आपके पास उसकी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री क्या होगी कि जी शायद ये गर्मी में सफ़र किया है इसने, उस वजह से जो है हो सकता है, या इसको डायरिया था, हाइपोवोलेमिक शॉक की रीज़न्स मैंने आपको बता दी, या उसको दिल का कोई मसला था जैसे हार्ट अटैक या इस तरह के रीज़न। अगर आप उसका जो है एक्सरे वगैरह या बाकी जो है टेस्ट करें, अल्ट्रासाउंड वगैरह और बाकी जो टेस्ट करें, तो आपको नज़र आएगा कि उसके जो है दिल में कोई इशू होगा, या जिस तरह के बाकी जो ECG वगैरह इस तरह के सिम्टम जो है वो बता देंगे। उसके अलावा अगर आप उसके प्रोफाइल चेक करें तो मे भी उसको बैक्टीरियल अटैक हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, और उस वजह से जो है वो शॉक हो सकता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंबाइन करके तो हम उसका जो है डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि उसके फ्लूइड को रिप्लेस किया जाता है, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या जो है फ्लूइड जो है वो उसको किसी भी फॉर्म में जो है वो दे के उसके जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रिकवर किया जाता है। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें उसकी ट्रीटमेंट को शुरू करना होता है। अगर ट्रीटमेंट में डिले हो जाए तो इस बीमारी का जो है इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बेसिकली एक कंडीशन है जो कि बहुत सारी दूसरी डिजीज़ का साथ एसोसिएटेड होती है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम उसकी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर ब्लड का वॉल्यूम जिस्म से जो है क्या उसको कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें चांसेस ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन के जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनमें भी जो डेथ अक्सर आपने देखी होगी वो ब्लड लॉस की वजह से होती है, कि खून के ज़्यादा बह जाने की वजह से जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। तो हम सर्जरी में या इस तरह के जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हम उसके लिए रिप्लेसमेंट रख लें। फ्लूइड थेरेपी तो कंटिन्यूसली चल रही होती है, लेकिन हम उसके ब्लड का भी इंतज़ाम करके रखते हैं कि अगर सर्जरी के दौरान ब्लड कोई ज़्यादा जिस्म से बह जाए तो क्या करना है कि उसको हमने लगा देना होता है ब्लड, ताकि उसका जो फ्लूइड है वो रिप्लेस हो जाए और हमें वो वाली प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कि केसेस एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो उनमें जो है अगर ब्लड लॉस हो गया होता है, जैसे ही हॉस्पिटल में केसेस पहुंचते हैं तो फ़ौरन जो है उनको ब्लड थेरेपी जो है ना वो शुरू कर दी जाती है, या फ्लूइड थेरेपी अगर उनका जो है ECR या ब्लड वॉल्यूम जो है वो चेक किया जाता है प्रॉपर्ली, उनका CBC की बेस के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट रेकमेंड की जाती है कि इनको कौन सी ट्रीटमेंट लगनी है। तो ये जो शॉक है ये इंतहाई अहम कंडीशन है और इंतहाई आप कह लें कि जानलेवा किस्म की कंडीशन है। अगर ये हो जाए तो अवॉइड करने के लिए ऐसी सिचुएशन से बचा जाए, जैसे कि अगर डायरिया है तो फ्लूइड थेरेपी साथ ही उसको प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, दिल के जो केसेस हैं उनको प्रॉपर्ली जो ट्रीटमेंट उसकी बनती है वो की जाए। अच्छा, बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो रूटीनली मॉनिटर की जाए, ताकि पता चले कि ये किस कंडीशन पे है और किस कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने जहन में आपने रखनी है ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट, या अगर आपका जो नेक्स्ट जो आपका चल रहा है लाइफ, उसमें आप इन चीज़ों को बहुत अहमियत देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।